Hello everyone, welcome to Akshata Educational Academy. This is Marketing Management Part 2. Part 1 करा चुके हैं. अगर आपने वो नहीं किया है तो राइट हैंड साइड पे उसका लिंक पॉपअप होगा. आप प्लीज उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लें ताकि ये वाला जो लेसन है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए. आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे. पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे 5 स्टेजेस ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग की. जो मॉडर्न मार्केटिंग है उसकी कितनी स्टेजेस हैं? उसकी 5 स्टेजेस हैं. राइट. सबसे पहली स्टेज है प्रोडक्शन कंसेप्ट, देन है प्रोडक्ट कंसेप्ट, फिर है सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल कंसेप्ट. इन पांचों कंसेप्ट को हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने कंसेप्ट है. 5 कंसेप्ट है. प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोशल मार्केटिंग या फिर सोसाइटल कंसेप्ट. ओके. सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो है प्रोडक्शन कंसेप्ट. प्रोडक्शन कंसेप्ट हमें किसने दिया है? हमें प्रोडक्शन कंसेप्ट फिलिप कॉटलर ने दिया है. वेरी इंपॉर्टेंट. हमें जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है वो किसने दिया है? फिलिप कॉटलर ने दिया है. प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट hold that consumer will favor those products that are widely available and low in cost. यानी कि प्रोडक्शन कंसेप्ट ये कहता है कि वो फिलिप कॉटलर ने दिया है प्रोडक्शन कंसेप्ट एंड वो ये कहते हैं कि कस्टमर उन प्रोडक्ट को फेवर करेंगे जो कि वाइडली अवेलेबल है, यानी कि हर जगह पर अवेलेबल है, आपको वो आसानी से मिल जाएंगे और वो कैसे हैं? लो इन कॉस्ट है, यानी कि बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाएंगे. दे कंसंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज. कि वो किस चीज पर ध्यान देते हैं? कि हमारी जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो ज्यादा हो और हमें जो हमारा सामान है वो हर जगह पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज बहुत ज्यादा हो. Right, wide distribution coverage हो. Under this concept, the organization is required to put all its talent into perfecting the art of mass quality production with improved technology in order to achieve the economy of large scale and also to return the cost as the consumer could afford. यानी कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कि सबसे पहले हर जगह पर कंज्यूमर को अवेलेबल है. ऐसा ना हो कि कंज्यूमर जो है वो बाद में उसको एक बार मिल जाए फिर उसको वो अवेलेबल ना हो. और दूसरा ये कि वो जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर अफोर्ड कर पाए. वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस का नहीं होना चाहिए. वो हाई प्राइस का नहीं होना चाहिए. वो इकोनॉमिक होना चाहिए, वो अफोर्डेबल होना चाहिए. ये हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है. क्या कहता है? कि वाइडली अवेलेबल हो और लो कॉस्ट में हो. प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट दैट ऑफर वेराइटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स. देखो बहुत सिंपल सी बात है. अगर आप कंज्यूमर को कुछ एक्स्ट्रा फीचर देते हैं, अगर आप कंज्यूमर को कोई एक्स्ट्रा फीचर देते हैं, कंज्यूमर आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करेगा. वो रेडी है आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए. राइट. अगर आप उसको कोई नया फीचर देते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार है. राइट. ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है. तो प्रोडक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर उन प्रोडक्ट को फेवर करेगा जिसमें वैरायटी होती है, परफॉर्मेंस होता है और फीचर्स होते हैं. ओके. सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है? सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि ऐसे ही कंज्यूमर आके अपना सामान नहीं लेके जाएगा. कंज्यूमर आया, आपसे सामान खरीद किया, नहीं. आपको उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. राइट. आपको उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. आपको अपना सामान बेचने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे. आपको सामान बेचने के लिए कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट के बारे में पहुंचाना पड़ेगा. आपको प्रमोशनल एफर्ट्स करने पड़ेंगे. कौन से एफर्ट्स करने पड़ेंगे? आपको प्रमोशनल एफर्ट्स करने पड़ेंगे. ग्रेटर एम्फसाइज वाज ऑन इंक्रीजिंग द सेल्स रादर देन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. तो सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता था? वो कहता है कि ज्यादा एम्फसाइज किस पे किया जा रहा है? ज्यादा जो एम्फसाइज है वो किया जा रहा है किस पर? सेल को इंक्रीज करने पर. किस पर किया जा रहा है? टू इंक्रीज दी सेल rather than consumer satisfaction. कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को नहीं देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं.
मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि प्रोड्यूसर को अपने कंसेप्ट के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है, रीथिंक करने की जरूरत है, राइट। यहाँ पर एम जो होगा मार्केटिंग का वो है कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करना, जो आपके कस्टमर है, जो आपके कंज्यूमर है, उनकी उनकी नीड को अंडरस्टैंड करना और फिर एक प्रोडक्ट को बनाना, राइट। इसमें कोई प्रमोशनल एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। सोसाइटल कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट क्या कहता है? वो कहता है कि जो फिलिप कॉटलर ने कहा है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, उस प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाएं कि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो, अभिशाप ना बन जाए। अब वो बेनिफिट कैसे होगा? देखो, आप अगर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि इको फ्रेंडली है, राइट, यानी कि ग्रीन इन्वायरमेंट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? ग्रीन इन्वायरमेंट से, ग्रीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ग्रीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो वो आपका सोसाइटी, क्योंकि आप सोसाइटी के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, आप सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। आज के कंज्यूमर अवेयर है, वो अवेयर है कि एक कंपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रही है। अगर कंपनी हमसे ही प्रोडक्ट, हमारा ही लेबर को यूज करके, हमसे ही क्या कर रही है, लेबर को यूज करके प्रोडक्ट बना रही है अपना, राइट, प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट को क्या कर रही है, उस प्रोडक्ट को वापस इसी इंसान को तो बेचा जा रहा है और इसी से पैसा लिया जा रहा है, फिर दोबारा प्रोडक्शन हो रही है। तो क्या वो कुछ एक्स्ट्रा कर रही है कंज्यूमर के लिए? क्या वो उस सोसाइटी के लिए एक्स्ट्रा कर रही है जिसके लिए उसको ये सब दिया जाए, राइट। तो सोसाइटल कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? सोसाइटल कंसेप्ट कहता है कि जो कंपनी है उसको सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर पांचों कंसेप्ट हो गए। प्रोडक्शन कंसेप्ट ने कहा है कि हाईली अवेलेबल हो, वाइडली अवेलेबल हो और लो कॉस्ट पर हो। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि फीचर्स होने चाहिए, फीचर्स के लिए वो एक्स्ट्रा भी पे करेंगे। सेलिंग क्या कहता है? एफर्ट्स लगाओ, आपको सामान बेचने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मार्केटिंग क्या कहता है? कहता है कि आप दोबारा से अपने कंसेप्ट को सोचो, जो आप दे रहे हो उसको दोबारा रीथिंक करो और रीथिंक करके कंज्यूमर की नीड के हिसाब से आप सामान बनाओ। सोसाइटल कंसेप्ट क्या कहता है? वो कहता है ग्रीन मार्केटिंग करो। कैसी मार्केटिंग करो? ग्रीन मार्केटिंग करो। अब है मार्केटिंग एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इनडायरेक्ट डायरेक्ट कैसे भी क्वेश्चन आते हैं, ग्रीन मार्केटिंग से कैसे भी क्वेश्चन आता है। सो ग्रीन मार्केटिंग में दो इन्वायरमेंट है, ये दो पार्ट्स बने हुए, एक है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, राइट। तो हमारे कितने इन्वायरमेंट है? दो इन्वायरमेंट है, एक है इंटरनल इन्वायरमेंट, एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या करता है? इंटरनल का मतलब होता है जो कंपनी अपने कंट्रोल में रखती है, जिसको वो संभाल सकती है, वो प्रोडक्ट को संभाल सकती है, वो प्राइस को संभाल सकती है, प्लेस को संभाल सकती है, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविएशन, इन सारे पीस को वो संभाल सकती है, राइट। लेकिन वो किसको नहीं संभाल सकती? वो एक्सटर्नल, यानी कि जो बाहर की तरफ से आपको मिल रहा है, जो कहाँ से मिल रहा है? बाहर की तरफ से मिल रहा है, कंपनी उसको नहीं संभाल सकती। अब ये एक्सटर्नल जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है मैक्रो और एक है हमारा माइक्रो, एक है माइक्रो, एक है हमारा मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या जाता है? माइक्रो एनवायरनमेंट में जाता है सप्लायर्स। सप्लायर्स आपको सामान सही टाइम पर पेश करें या ना पेश करें, आपको क्या मालूम, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। मार्केट कभी भी चेंज हो सकता है, कंज्यूमर अपनी नीड्स को कभी भी चेंज कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर कभी भी प्राइस के साथ खेल सकता है और पब्लिक, करेक्ट है। तो ये जो है ये कंट्रोल में नहीं है। अब मैक्रो में क्या आ जाएगा? मैक्रो एनवायरनमेंट में आएगा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। क्या होता है पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पता होगा, लीगल पता होगा, इकोनॉमिकल पढ़ेंगे, सोशल एंड कल्चरल पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल आपको पता हो कि इन सब में चेंज होने की वजह से मार्केट जो है वो बदल सकता है। और ये जो है, जो हमारे इंटरनल है, ये हमारे कंट्रोलेबल है, लेकिन ये हमारे अनकंट्रोलेबल है। आपको नोट्स में दिया है कि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कैसा है? वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट है, उसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है। और हमारा जो एक्सटर्नल है वो अनकंट्रोलेबल है, उसको कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। अब हम एक बार इस छोटी सी टर्म को देख लेते हैं, SWOT, स्वॉट। एस का मतलब है स्ट्रेंथ, W का मतलब है वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है। यानी कि कहीं ना कहीं वो क्या हो गए? कंट्रोलेबल फैक्टर्स हो गए,
करेक्ट है। लेकिन जो हमारा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट है, जो हमारा ओ और टी है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट है, ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है और ये कैसे हो गई, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो स्वॉट में जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं, कंट्रोलेबल है, और जो हमारे अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं और ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। नाउ ये मैंने आपको सही से बता दिया है, ये आप एक बार चार्ट को देख लेंगे। राइट, नाउ मार्केटिंग में हमने दो पढ़े, माइक्रो एंड मैक्रो, जो हमारे एक्सटर्नल के पार्ट थे। राइट, तो माइक्रो में हमारे कंपनी, सप्लायर, इंटरमीडिएट, कंज्यूमर, ये पब्लिक कॉम्पिटिटर, और मैक्रो में हमारे टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सब आ जाते हैं। अब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। मैक्रो इन्वायरमेंट में सबसे पहला है हमारा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट है, डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, साइज, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, एथिक्स, बैकग्राउंड, बर्थ रेट, डेथ रेट, फैमिली लाइफ साइकिल, ये सारे हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर में आते हैं। ऐसा हो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है आपका, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है आपका कि आपको 4 फैक्टर्स दिए हैं 1 2 3 4 ABC करके, और ऊपर क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से कौन सा डेमोग्राफिक नहीं है, लेकिन थोड़े से आपसे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाकर पूछेगा। मैंने बहुत इजी तरीके से बोला, लेकिन वो आपको घुमा कर पूछेगा, क्योंकि देखो डेमोग्राफिक फैक्टर आपको ये एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है, उसमें मैक्रो एनवायरनमेंट का टॉपिक है, और उसमें जो फैक्टर था उससे पूछा जा रहा है। राइट, सो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो डेमोग्राफिक फैक्टर है उसमें कौन सा नहीं आता है। तो आपको ये देखना है कि पॉपुलेशन की स्टडी वो आती है, पॉपुलेशन का साइज, फिर ग्रोथ, देन एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, एथिक्स, बैकग्राउंड, बर्थ रेट, डेथ रेट, फैमिली लाइफ साइकिल, ये सब डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इकोनॉमिक फैक्टर में। राइट, सेकंड जो हमारा इकोनॉमिक फैक्टर है, हम इसमें आ जाते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर क्या कहता है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, हमारी प्लानिंग कैसी है, हमारी पॉलिसीज कैसी है, हमारा मार्केट कैसा है। तो इकोनॉमिक में क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड मार्केट। सोशल कल्चर, देखो सोशो कल्चरल में बहुत आसान हो जाता है इसको पहचानना, क्योंकि जहां पर भी ट्रेडिशन की बात हो रही है, कस्टम की बात हो रही है, कास्ट की बात हो रही है, सोशल इंस्टीट्यूशन या बिलीफ की बात हो रही है, वहां पर हमारे एक सोशल और कल्चरल वाला आ जाएगा। ठीक है ना, पॉलिटिकल एंड लीगल, ये भी आप पहचान सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से, पॉलिसी से, गवर्नमेंट से, लॉ से, जुडिशरी से आप पहचान सकते हैं। और टेक्नोलॉजी, हमारा जो भी रिसर्च है, जो हमारा R&D वाला आता है, उस वाले से आप पहचान लेंगे इसको। राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। फिजिकल एंड नेचुरल फैक्टर्स, इसमें नेचुरल रिसोर्स, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट कंसर्न, इकोलॉजी, पॉपुलेशन कंट्रोल या फिर पोल्यूशन कंट्रोल, ये हमारे फिजिकल एंड नेचुरल फैक्टर हो जाते हैं। साइकोग्राफिक फैक्टर, साइकोग्राफिक में क्या आ जाता है, पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत बार इसको आप लोग डेमोग्राफिक से कंफ्यूज कर देते हैं, डेमोग्राफिक अलग है, वो हमारे एज, जेंडर, इनकम स्टेटस, इसके बारे में है, और ये हमारे एक पर्सन की जो पर्सनालिटी को डेवलप करता है, ये इसके बारे में है। राइट, सो ये 7 फैक्टर्स हैं, आपने पढ़ लेने हैं। नाउ कंज्यूमर बिहेवियर, सबसे पहले कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर इज द पर्सन हु इज द फाइनल यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर कौन होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपके फादर हैं और वो मैकडी में गए आपके लिए बर्गर लेने के लिए, फादर ने परचेज किया, लाकर आपको दे दिया, आपने कंज्यूम किया, तो आप कंज्यूमर हैं। फाइनल कंजप्शन किसका था, आपका था, तो आप कौन हुए, कंज्यूमर हुए। तो जो फाइनल यूजर होता है प्रोडक्ट का, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। कौन, फाइनल यूजर, ध्यान से, फाइनल यूजर जो होता है प्रोडक्ट का, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। कस्टमर कौन होता है, जो उस गुड एंड सर्विस को परचेज करता है, जो उस गुड एंड सर्विस को परचेज करता है, उसको हम कस्टमर बोलते हैं।
ठीक है। कंज्यूमर कौन होता है? फाइनल यूजर। कस्टमर कौन होता है? जो परचेज करता है ताकि दूसरा पर्सन उसको कंज्यूम कर सके या फिर वो खुद कंज्यूम कर सके, राइट। नाउ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल मेक डिसीजन टू स्पेंड देयर एबल रिसोर्सेज। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर, देखो एक पर्सन के पास ना 1 लाख रुपीज है। अब वो इन 1 लाख रुपीज को किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, ये उसका बिहेवियर है, ठीक है। वो किस तरीके से, अब वो रिसोर्सेज क्या है? टाइम, मनी, एफर्ट्स। वो इन 3 चीजों को किस तरीके से वो मतलब स्पेंड कर रहा है, वो हो गया हमारा कंज्यूमर का बिहेवियर। ये इंक्लूड करता है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि व्हाट दे बाय, व्हाई दे बाय, फ्रॉम वेयर दे बाय, हाउ ऑफन दे बाय, एंड हाउ ऑफन दे यूज इट, राइट। सो जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, वो स्टडी है कि आपने रिसोर्सेज को किस तरीके से स्पेंड किया, और ये इंक्लूड करता है कि आप किस तरीके से सामान को खर्च कर रहे हैं, किस तरीके से सामान को खरीद रहे हैं, कितने जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं और कितना जल्दी आप उसको यूज कर रहे हैं। नाउ स्टिमुलस, ये है आपका बिहेवियर, एक मॉडल है ये बिहेवियर का। इसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, या फिर इसको हम MSR मॉडल भी बोलते हैं। SR मॉडल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है एक स्टिमुलस, राइट। फिर हमारा आ जाता है एक बायर, फिर हमारा आ जाता है रिस्पॉन्स। यानी कि स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस वो फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेंगे, आपके जो परचेज आप कर रहे हो उसको अफेक्ट करेंगे। अब कैसे? देखो, एक होता है मार्केट स्टिमुली, एक होता है एनवायरमेंट स्टिमुली। मार्केट का मतलब है मार्केट में जो प्रोडक्ट है, जो प्राइस है उसका, जो प्लेस है और प्रमोशन। ये चार जो 4 P's है, ये जो 4 P's हैं, एक तो ये अफेक्ट करते हैं। दूसरा इन्वायरमेंट में, यानी कि जो हमने पढ़ा भी, ये डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, ये भी अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। नेचुरल, कल्चरल, ये भी अफेक्ट करते हैं। तो किसी को सामान खरीदना है, सपोज मैं कोई सामान खरीदना चाह रही हूँ, तो सबसे पहले मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगी या उसके बारे में पता करूंगी कि ये कितना अच्छा है, किस लोगों को सूट कर रहा है, क्या लोग इसको खरीदने के बाद खुश हैं। सपोज मैं कोई फोन लेने गई और मुझे ज्यादा फोन के बारे में नॉलेज नहीं है, मैंने एक छोटा मॉडल उठा लिया, तो मैं उसके बारे में जब सर्च करूंगी और मुझे पता चलेगा कि मेरा बजट 10,000 है और मैं उस 10,000 में लेने जा रही थी 5,000 का एक फोन, अब मेरे पास 5,000 बच गए, तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चलेगा कि 10,000 में और भी अच्छा फोन आ सकता है। तो वहां पर मैं कहीं ना कहीं इन सब फैक्टर्स को क्या करूंगी, कंसीडर करूंगी, करेक्ट है। तो इन फैक्टर्स ने क्या किया, मेरा जो बाइंग डिसीजन था, जो मैं 5,000 का पहले खरीदी थी, उसको चेंज करके मेरे को 10,000 वाले फोन पे ले आया, ठीक है। अब उसका किस बायर के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है कि बायर का एटीट्यूड कैसा है। हो सकता है सामने वाला इंसान जो है वो 10K में से सिर्फ 5 ही खर्च करना चाहता हो और 5 को बचाकर सेव रखना चाहता हूँ, ये भी हो सकता है ना, 10K में से, और 5 वो सेव करना चाहता हूँ। उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका बिलीफ क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, परसेप्शन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। तो ये सारी चीजें जो है बायर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी जो बायर के जो वो है डिसीजन है उसका, उसको वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। अब है बायर का रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ये कहता है कि एक देखो, ये बायर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो किस ब्रांड की तरफ लॉयल है, वो किस डीलर को चूज कर रहा है, उसका परचेज टाइमिंग क्या है, उसका परचेज अमाउंट क्या है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बायर के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्ड आता है, ठीक है। नाउ ये हमने देख लिया कि 4 P's और जो हमारे अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे, उन सब ने बायर के डिसीजन को कैसे अफेक्ट करके उसके रिस्पॉन्स में चेंजेस लेके आए। नाउ रोल ऑफ बाइंग बिहेवियर। अगर हम बाइंग बिहेवियर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज मार्क कर ले। बाइंग बिहेवियर में रोल कैसे आता है, सबसे पहले जो होता है वो होता है इनिशिएटर। सबसे पहले कौन होता है?
इनिशिएटर होता है। इनिशिएटर कौन होता है? इनिशिएटर वो होता है हु सजेस्ट अबाउट द आइडिया टू बाय द प्रोडक्ट। जो क्या करता है? वो सजेस्ट करता है कि हम प्रोडक्ट को कैसे बाय करेंगे। उसके बाद आता है हमारा इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर यानी कि जो बायर को इन्फ्लुएंस करता है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदो। फिर आ जाता है हमारा डिसाइडर। डिसाइडर कौन होता है? डिसाइडर वो होता है जो प्रोडक्ट खरीदना है उसके बारे में वो डिसाइड करेगा कि हाँ हम इसे खरीदेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा बायर जो प्रोडक्ट को बाय करता है। फिर आ जाता है यूजर जो उसको यूज करता है। राइट, तो इसका आपका बन जाएगा आई आई डी बी यू। IIDBU। तो इनिशिएटर, सबसे पहले ये हो गया इनिशिएटर, ये हो गया इन्फ्लुएंसर, फिर आ गया हमारा डिसाइडर, बायर एंड यूजर। IIDBU करेक्ट है? ठीक है, तो ये हमारा बाइंग बिहेवियर हो गया। अब आया हमारा कंज्यूमर का डिसीजन बिहेवियर। ये तीन उस पे डिवाइडेड है। एक है हमारा रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर, दूसरा हमारा लिमिटेड डिसीजन मेकिंग बिहेवियर, और तीसरा हमारा एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग बिहेवियर। रूटीन का मतलब क्या? देखो, ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जिनको हम डेली बेसिस पे खरीदते हैं, और इनको खरीदने के टाइम पे हमारे जो मेंटल एफर्ट्स हैं वो बहुत कम लगता है। ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि वेरी लिटिल मेंटल एफर्ट्स। वेरी लिटिल मेंटल एफर्ट्स का मतलब है यहाँ पर हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बहुत कम पैसा जाता है, बहुत जल्दी जल्दी हम इसे खरीदते हैं, और बहुत कम ज्यादा हम इसमें ज्यादा सोचते नहीं है। सो ये हमारा रूटीन का रिस्पॉन्स। हम दूध डेली खरीद रहे हैं, हम ब्रेड बटर डेली खरीद रहे हैं, तो इसमें ज्यादातर कौन से आते हैं? इसमें आते हैं पेरिशेबल। फिर है हमारा लिमिटेड डिसीजन मेकिंग बिहेवियर। लिमिटेड डिसीजन बिहेवियर मेकिंग बिहेवियर क्या होता है? जिसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जिसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हम इस सामान को ले कि नहीं ले। इट इज पर्टिनेंट इन द केस ऑफ परचेज मेड बाय द कंज्यूमर लेस फ्रीक्वेंटली। जहां पर कंज्यूमर जो है बहुत लेस फ्रीक्वेंटली डिसीजन ले रहा है। द इन्वेस्टमेंट नीडेड ऑल्सो विल बी कंपैरेटिवली हाई। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो कैसी है? वो पिछले वाले के हिसाब से हाई है। Hence, consumer may acquire information about all possible brands and some amount of mental exercise would follow to arrive at decision। बिल्कुल, वो सब चीजों के बारे में पता करेगा, सारी इंफॉर्मेशन निकालेगा, और वो अलग अलग तरीके से उसको कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट लग रही है वो थोड़ी सी ज्यादा लग रही है रूटीन वाले से, और यहाँ पर उसकी जो मेंटल एक्सरसाइज है वो भी कैसी हो रही है? ज्यादा हो रही है, एक्सरसाइज ज्यादा हो रही है। सो ये हमारा है लिमिटेड डिसीजन मेकिंग बिहेवियर में है कि इट इज पर्टिनेंट इन द केस ऑफ परचेज मेड बाय द कंज्यूमर लेस फ्रीक्वेंटली। ये कैसा है? ये पर्टिनेंट है इस केस में कि कंज्यूमर जो है वो क्या कर रहा है? इस सामान को बहुत ही कम फ्रीक्वेंटली इसको यूज कर रहा है, और यहाँ पर उसकी जो मेंटल एक्सरसाइज है या उसका जो दिमाग वो यूज कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है पिछले वाले से। यहाँ पर हम थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कैसी होती है? थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसमें हमारा अमाउंट भी ज्यादा जाता है। इसके बाद है एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग बिहेवियर। एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग बिहेवियर का मतलब क्या है? एक्सटेंसिव का मतलब है कि हम यहाँ पर उन प्रोडक्ट के बारे में बात करें जिसके बारे में हम फेमिलियर नहीं होते, या हम जिसको परचेज ही नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस। हम इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा फेमिलियर नहीं होते, या फिर हम उसके बारे में जानना नहीं चाहते क्योंकि वो हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी नहीं है, हम उसको नहीं पता करना चाहते, हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो वो हमारा एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग बिहेवियर में आ जाता है, जहां पर हम ना तो फेमिलियर है सामान के बारे में और ना हम पता करना चाहते हैं। इसकी वैल्यू हाई होती है, इसको हम बहुत, मतलब ऐसा होता है कि लाइफ टाइम में एक बार हमने खरीद लिया और सालों साल उसको यूज कर। जैसे इसमें कार भी आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आप डेली बेसिस पे कार खरीद रहे हैं या फिर आप हर 6 महीने में कार खरीद रहे हैं, तो वो तो आप बहुत लग्जरी लाइफ अगर जी रहे हो तो ही ऐसा होगा, राइट। सो यहाँ पर कार जो है वो आ जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में एक बार कार ली जाती है तो 10-12 साल के लिए छुट्टी। करेक्ट है। सो इट इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें आपके जो दिमाग के घोड़े आपको बहुत ज्यादा दौड़ाने पड़ते हैं, और आपको बहुत ज्यादा इसमें सर्वे करना पड़ता है कि आप किस सामान को कितनी जल्दी खरीदेंगे और कहाँ से खरीदेंगे, कितना डिस्काउंट मिल सकता है, कौन सी स्कीम वर्क करेगी, कौन सी नहीं करेगी। ये सारी चीजें जो है इसमें
देखी जाती है, राइट। ओके, सो ये लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है, इसका पार्ट 3 आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर सच में अच्छा लगा है, आप प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज उसे ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और वहां पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो। थैंक यू सो मच।